बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कवल जतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और ये प्रोग्राम ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, यानी बच्चे की जिस्मानी और समाजी नशोनुमा को फिजियोथेरेपी के जरिए किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि बच्चों को किन मसाइल कौन से मसाइल जो है वो दरपेश हैं और वालिदैन जो है वो इसमें किस तरह फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो इनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो हमारे माशरे का सबसे कीमती और ख़ूबसूरत हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी परवरिश और उनकी नशोनुमा और उनकी सेहत जो है वो हमारे लिए अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उषा ताराचंद, जो कि वसी तजुर्बे और महारत की बदौलत बच्चों की नशोनुमा और समाजी सेहत में बेहतरीन खदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको अपने शो में वेलकम करूंगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जो है वो क्या है, इसके लिए हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी एक स्पेशलाइज फील्ड है जिसमें न्यू बॉर्न से लेकर 12-13 साल तक के बच्चों के लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का मकसद सिर्फ उन बच्चों को शामिल करना नहीं होता जिनको इंजरी हो या कोई बीमारी हो, डिजीज़ जैसे कह लें कोई ज़ख्मी हो या कुछ इस तरह से। नहीं, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में बच्चों की डेवलपमेंट, उनकी मोबिलिटी, उनके लाइफ स्टाइल को ट्रीट करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएँ, वो खुद से अपना काम सर अंजाम दें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। इसके लिए हमारे पास जो होते हैं, हम पेज के हवाले से, बच्चों के हवाले से हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाते हैं ताकि वो इजीली इंगेज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बड़ों की जो फिजियोथेरेपी होती है और जो बच्चों की जो फिजियोथेरेपी होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? बड़ों की फिजियोथेरेपी और बच्चों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। बड़े जो होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि उनके मसल्स, उनके बोन्स वेल डेवलप होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट प्लान उस हिसाब से होता है। जबकि बच्चों के जो है वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो हमें एक्सरसाइज प्लान सोच समझ के करना पड़ता है ताकि कहीं किसी बोन पे या किसी चीज़ पर इफेक्ट ना है। उसके अलावा बड़े जो होते हैं उनको अगर हम कोई एक्सरसाइज गाइड कर दें तो वो खुद से कर सकते हैं, वो वेल मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के केस की बात करें तो उनको पहले हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है कि ताकि वो हमारे साथ फ्रेंडली हो सकें, इंगेज हो सकें। उनको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इजीली कोई चीज़ आपकी बात नहीं मानते हैं, किसी अनजान के साथ इतनी इजीली घुलते मिलते नहीं हैं। तो उनको इस तरह से पहले उनके क्या नाम है, ट्रीटमेंट करने के लिए पहले उनको प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, उनको उस चीज़ में इंगेज किया जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इसमें, क्योंकि अगर हम बड़ों की बात करें तो उनको मॉनिटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बच्चों को अगर हम घर पे एक्सरसाइजेस वगैरह कहते हैं तो उनको मॉनिटरिंग ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही बताइएगा कि जो वालिदैन हैं उनके जहनों में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि वो कौन सी बीमारियां हैं या कौन से मसाइल हैं जिनके बाद जो है बच्चों के लिए जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम दिमागी बीमारियों से रिलेटेड बात करें तो उसमें सेरेब्रल पाल्सी आ जाता है, स्पाइना बाइफिडा आ जाता है, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास केसेस होते हैं। उसके अलावा पैदाइशी ही जो बीमारियां आ जाती हैं, जिसे हम टेरा पैर कहते हैं, क्लब फूट, वो कंडीशन आ जाती है, फुट ड्रॉप की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी रिलेटेड इशूज़, सांस लेने के इशूज़ आ जाते हैं, जैसे नमोनिया हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, उसमें सीने में बलगम वगैरह जमा हो जाता है, उनको सांस लेने में मसला आता है, तो उसकी भी प्रॉपर फिजियो की जाती है। इन सब के अलावा जो डेवलपमेंटल डिले बच्चे होते हैं, जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, अब उनके ब्रेन जो है वेल डेवलप नहीं हो पा रहा, उसकी भी हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसमें जो है वो वालिदैन का क्या किरदार होता है? वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आता है वो एक महदूद मुद्दत के लिए आता है, वो सिर्फ उसी एक लिमिट में हमारे पास रहता है, हमारे पास एक्सरसाइजेस करता है। लेकिन जब हम घर पे उसको एक्सरसाइजेस बताते हैं, वो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो किस तरह से उनको करवाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आता, उनमें ग्रेजुअली टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो उनको सिखाना पड़ता है, उनको ये चीज़ वेल डेवलप करवानी पड़ती है कि ठीक है हमें करना चाहिए। उनके मसल्स कोई चीज़ रिपीटेटिव मूवमेंट जब तक नहीं करते वो चीज़ नहीं सीख पाते। तो जब बड़े जो पेरेंट्स होते हैं उनके, अगर वो हमें जाके फीडबैक के तौर पे भी काम करते हैं, हमें ये बताते हैं कि घर में उन्होंने किस तरह से एक्टिविटी की, कैसे उनका रिज़ल्ट आया, तो फिर हमें आगे मज़ीद अपना प्लान उस हिसाब से एडजस्ट करने में ईजी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद ये भी बताइएगा कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं और ये बच्चों के लिए क्यों अहम होते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक सीरीज़ का नाम अगर हम कह लें कि वो एक सीक्वेंस होती है कि इस स्टेज में इस बच्चे को ये चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे कि एक 3 महीने का बच्चा है, उसको गर्दन पकड़नी आनी चाहिए, 6 महीने के बच्चे को सपोर्टेड सिटिंग आनी चाहिए, अगर 9 महीने का बच्चा है वो बिना सपोर्ट के बैठ जाए, क्रॉलिंग कर सके, और 12 महीने का बच्चा स्टेप्स लेना शुरू कर सके, वॉक स्टार्ट हो सके। लेकिन अगर ये बच्चों
नहीं कर पा रहे, लाइक 12 महीने का बच्चा हो गया लेकिन वो अभी तक बैठ नहीं पा रहा है, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कि जिसमें हमें उनको फोकस करना चाहिए, पेरेंट्स को इस चीज़ को ऑब्जर्व करनी चाहिए सही टाइम पे, और इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिजियो शुरू कर दी जानी चाहिए। क्योंकि जब आप डिले करते हैं फिजियो को तो बच्चा उतनी जो मसल्स होते हैं वो अकड़ाहट की तरफ जाते हैं, उनमें वो स्टिफनेस आ जाती है, तो फिर वो हमारे पास और लेट हो जाते हैं रिजल्ट मिलना। तो इस कंडीशन में हम जितनी जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा। तो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं हमें ये बताते हैं कब हमें चीज़ अचीव होनी चाहिए थी बच्चों में, लेकिन वो अभी तक नहीं अचीव हो पा रही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल हम देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास आएँ। तो आपको क्या लगता है कि हमें जो है उसमें फिर किसके पास जाना चाहिए? इसमें कोई स्पेशलिस्ट है उनके पास जाना चाहिए, या जो लोगों ने जो अपनी एक शॉप्स वगैरह खोली हुई है उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, जैसे यही वाली बात कि हर गली मोहल्ले में, ये तो हर फील्ड से रिलेटेड आ जाते हैं। हमें प्रॉपर जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है उसका काम से पता चल जाता है वो किस तरह से होता है। अब प्रोफेशनल हमेशा अपनी डिग्री, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को शो कर रहा होता है, अगर वो प्रॉपर होगा तभी बच्चे को रिजल्ट मिलेगा। किसी भी ऐरे गहरे के पास अगर किसी भी छोटे मोटे क्लिनिक में अगर आप जाके करते हैं तो वो ऐसा ना हो उस चीज़ को मज़ीद वो चीज़ ख़राब कर सके। लाइक बच्चों की सेफ्टी पे बात आ जाती है कि हमें उसकी सेफ्टी को प्रॉपर करने के लिए एक प्रोफेशनल, एक अच्छा हॉस्पिटल से ही या एक प्रॉपर जो वेल क्लिनिक है, वेल नोन क्लिनिक, वहीं से कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद ये भी बताइएगा कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है और ये किस तरह जो है मददगार साबित हो सकती है बच्चों के लिए? सेरेब्रल पाल्सी एक दिमागी बीमारी है जिसमें ये होता है कि बच्चों को जो है ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं मिल पा रही होती है। पैदाइश के टाइम ही उनकी ब्रेन में इंजरी होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन में रुकावट आ जाती है, और उसके वजह से फिर उनके चलने फिरने में, उनके पोस्चर में, उनके मूवमेंट में वो चीज़ नज़र आती है। तो फिजियोथेरेपी हम अगर जितनी जल्दी इस कंडीशन में स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी बच्चा उस चीज़ को सीख सकेगा और परफॉर्म कर सकेगा। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं चल पा रहे होते, बैठ नहीं पा रहे होते, लेकिन फिजियोथेरेपी के थ्रू सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे इंडिपेंडेंटली वॉक करते हैं, वो खुद से वॉक करने के काबिल हो जाते हैं, उनको हम किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। तो इस केस में हम उनको स्टिफनेस की, उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह देते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि वो जितना जल्दी हो सके अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ आए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में जो है वो कौन सी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं और वो क्या बच्चों के लिए महफूज होती हैं? पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आती हैं। सबसे पहले तो हम उनको प्ले बेस्ड एक्टिविटी जिसे कहते हैं कि लाइक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए। इसमें हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि 4-5 बच्चे जो इस कंडीशन से इफेक्टेड होते हैं उनको एक साथ एक दिन गैदर करते हैं ताकि उनकी सोशलाइजिंग हो सके। सोशलाइजिंग जब बच्चे की ज़्यादा होती है तो उससे वो ज़्यादा जल्दी सीख पाता है। इसके अलावा उनकी गेट ट्रेनिंग की जाती है। जैसे अभी सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा वो वॉक नहीं कर पा रहा, हम उनको असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं, उनको ऐसे फूड रिकमेंड करते हैं जिसके थ्रू वो चल फिर सके। उसके अलावा सिटिंग स्पेशल चेयर्स आती हैं इन बच्चों के लिए जो हम उनको गाइड करते हैं, ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स हमारे पास होती हैं जिसको कहते हैं कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स। आप जितना बार बार उस चीज़ को उस बच्चे को कराएंगे, सिखाएंगे, बच्चा उतनी जल्दी सीखेगा और उसका रिजल्ट हमें उस तरह से मिलेगा। अच्छा, क्लब फूड और ये इन्फेंट्स जो है वो फिजियोथेरेपी में क्या किरदार अदा करते हैं? क्लब फूड इन्फेंट्स में मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उसमें ये होता है कि जब पैदाइश के टाइम, ये पैदाइशी बीमारी है, पैदाइश के टाइम बच्चों के पाँव जिसे टेढ़े कहते हैं आम जबान में वो होते हैं, इसमें बच्चे का पाँव डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें बच्चों की कास्टिंग की जाती है, कास्टिंग के साथ साथ फिजियोथेरेपी शुरू कर दी जाती है। कास्टिंग के साथ उसका रिजल्ट ये आता है कि कास्टिंग के साथ जब फिजियोथेरेपी शुरू की जाती है तो एज अ असेसमेंट भी, ताकि जब नेक्स्ट कास्ट हो तो हमें पता चले कि पुराने ने कितने अच्छा इंप्रूव किया है। और उसके साथ साथ जब घर पे उसकी एक्सरसाइज होगी तो उसको सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी के थ्रू सर्जरी भी स्टॉप की जा सकती है इन बच्चों में। इसके अलावा हम इनके मदर्स को गाइड करते हैं, इनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि घर पे किस तरह से एक्सरसाइज करनी होती है। इनको फूड वो जो होते हैं स्पेशलाइज वो रिकमेंड करते हैं कि वो घर पे फूड कितने टाइम तक पहनना है, किस तरह पहनाना है, उसके किस तरह से इसकी एक्टिविटी करनी है ताकि वो जो टेढ़ा पैर है बच्चे का वो सीधा हो सके। और ये विदाउट सर्जरी भी पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी की वजह से, और साथ साथ कास्टिंग जो करते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी के दौरान हमें बच्चों के लिए जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है बच्चों के लिए? फिजियोथेरेपी के दौरान हम सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चा किस जगह काम कर रहा है। लाइक जिस एरिया में है, जिस रूम में वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसको चलते वक्त या कोई चीज़ उसको इफ़ेक्ट कर सके, उसको लग सके, चोट आ सके। उसके साथ साथ
जो हम इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करें वो फ्रेंडली हो। ऐसा ना हो बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत रोए जा रहा हो, वो उस इन्वायरमेंट में सुकून से कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा उसकी फिजियोथेरेपी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बच्चे की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका इमोशनल वेल भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आपने में फ़ायदे बताए, क्या इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं? नुकसानात तो बच्चे को इस फिजियोथेरेपी से नहीं होते, हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर ना हो, बच्चा मतलब रोए जा रहा है और वो प्रॉपर ठीक नहीं है, उसको फीवर है, उसमें भी आप ज़बरदस्ती उसको फिजियोथेरेपी ज़बरदस्ती करोगे कि आप एक्सरसाइज करें, तो वो उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रो रहा है, अपने आप को इतना हाइपर कर चुका है, उसके बाद आप उसके साथ ज़बरदस्ती करें। फिजियोथेरेपी का नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ, फिजियोथेरेपी के नाम पर जो ज़बरदस्ती उसको एक्सरसाइज कराई जाती है ये बोल के कि ये अच्छी है उसके लिए, वो नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे को पहले कंफर्ट जोन उसको देना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अचीव करने में उसको ईजी हो, जो हमारा टारगेट है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है अगर उसके साथ कोई इस तरह के मसाइल हों तो क्या वो फिजियोथेरेपी से हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको क्लब फूट की ही एग्जांपल दी थी, जो टेढ़ा पैर है वो बाय बर्थ, लाइक बर्थ होते ही 24 घंटे के अंदर आप डायग्नोस जब हो जाता है कि पैर टेढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर ही हम फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखें, जब जो चीज़ जितनी डिले होती जाएगी उतना बच्चे को इसको प्रॉपर ट्रीट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे की बोन्स मसल्स ग्रोइंग होते हैं। उनको उसी वक्त अगर हम सिखा दें कि किस तरह से उस चीज़ को अचीव करना है, तो वो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी ईजी होता है, ताकि आगे जाके उनको मुश्किलात ना सामना करना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि वालिदैन जब बच्चों की फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो फिर उसके बाद सारे दिन में उनको कितनी बार मजीद करवानी पड़ती है या फिर हफ्ते बाद करवानी पड़ती है, इस हवाले से बताइएगा। बच्चों की फिजियोथेरेपी जो होती है ना, वो टाइम टेकिंग होती है, तो जितना आप उसको रिपीटेटेड रखें, जितना आप उसको रेगुलर बेस पे रखें, उतना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे एक दफ़ा हमने दिन में करा ली, लेकिन साथ ही 2 दफ़ा दिन में सारी एक्सरसाइजेस ना सही, लेकिन कुछ जो वो घर पे कर सकते हैं उनकी मॉनिटरिंग में वो ज़रूर कराएं, ताकि वो उस चीज़ को भूले नहीं। जब नेक्स्ट डे हमारे पास आए वो चीज़ ना हो कि बच्चा इस चीज़ से अनजान हो, बच्चे को समझ ही ना आए कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब घर में बार बार वो चीज़ रिपीट होती है तभी बच्चा इस चीज़ से अवेयर होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हमेशा कहते हैं ना कि बच्चों की सीखने की जगह उसका घर है, तो जो पेरेंट्स ही उसको बार बार रिपीट करके सिखाएंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, हम उनको बताते हैं कि घर में किस तरह से करनी है। ऐसा नहीं कि हम उनको डायरेक्ट बोल दें कि ये एक्सरसाइज हमने की आप देख रहे हैं। हम अक्सर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाती हूँ मैं, ताकि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अच्छे से पता चले कि किस तरह से वो चीज़ें कैरी आउट होती हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों की ग्रोथ में और ईजी होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं कि मसल्स जो वो पुल हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, तो उस टाइम क्या हम फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं? क्या वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है? सांस लेना डिपेंड करता है ना कि बच्चा रोने की वजह से उसकी सांस तो नहीं रुक रही, क्योंकि एक होता है ना बच्चे का आप ज़बरदस्ती फिजियो कराएं, वो उसके मसल्स अकड़ जाए और उस पर वो एकदम से सांस रोक के रोना शुरू कर दे, तो उसको 2 सेकंड के लिए रोक लें, लाइक जब तक वो बच्चा पूरा सैड ना हो जाए, उसका रोना बंद ना हो जाए, फिर दोबारा कंटिन्यू करें। एकदम उस पर ऑलरेडी वही चीज़ ना कि एक दिमाग पर वो चीज़ इमोशनल चीज़ इफेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। बच्चे को हमेशा उसको फ्री जोन में रखना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि बच्चा रो रहा हो, लेकिन बच्चा तो नॉर्मली भी रो रहा होता है, तो फिर उसकी अलामात क्या हो सकती हैं? नॉर्मली रोना, अब जैसे अगर उसको भूख लगे तो वो रोता है, अगर उसका पेट खराब हो तब वो रो रहा होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसको फीवर होता है तब वो रो रहा है। तो इस कंडीशन में हम वैसे भी नहीं करते कि अगर उसको फीवर है, उसकी तबीयत सही नहीं है तो उसको नहीं रोना चाहिए। लेकिन अगर आप मसल्स को स्ट्रेच करने की वजह से वो रो रहा है तो उसको शांत करके दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो वक्ती तौर पर पेन की वजह से रो रहा है, जो कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बुखार है या कोई और बीमारी की वजह से रो रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ वालिदैन को भी ज़रा बताइएगा कि इसके साथ वो क्या जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उन पर अमल करें। सबसे पहले तो वालिदैन को ये चीज़ जल्दी डायग्नोस वाली जो चीज़ है ना, कि जितनी जल्दी उनको पता चलेगी उतनी जल्दी वो फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे। वही डिले माइलस्टोन वाली कंडीशन के पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इस स्टेज में बच्चे को ये चीज़ अचीव हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, तो वो उस चीज़ पर फ़ौरन फोकस करके फ़ौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, फ़ौरन फिजियोथेरेपी कराएँ, ताकि हमें उनके लिए भी इजी हो। और फिर जब वो फ़ौरन उनको जब समझ आ जाएंगी चीज़ें तो फिर वो उस हिसाब से कैरी करें कि उनको साथ ज़बरदस्ती ना करें। कुछ ये होता है कि पेरेंट्स को नहीं समझ आता, वो अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं कि भाई वो कर सकता है, ये क्यों नहीं कर रहा। वो नहीं करें, हर बच्चा अलग होता है दूसरे से, तो उसकी ग्रोथ भी डिफरेंट होती है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा फिजियोथेरेपी करवाने के लिए जो बड़ों में अलामात होती हैं और बच्चों में जो होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? बड़ों में हमारे पास जो मोस्टली कंडीशंस आती हैं ना, वो मस्कुलर स्केलेटल रिलेटेड आती हैं, जबकि पट्टों के रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड आती हैं। जबकि बच्चों की जो कंडीशन है, जो क्योंकि हम पीडियाट्रिक फिजियो की बात करें, पैदाइश से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मिल रही होती है
वही दिमागी बीमारी के साथ हमें मिल रही होती है, पैदाइशी बीमारी के वक्त जब डिलीवरी के टाइम कोई चीज़ इफेक्ट हो तब मिल रही होती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर उनकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट हो, मदर की जैसे हाई बीपी की वजह मदर हो उसको फिर उस टाइम पे वो कंडीशन इफेक्ट हो तो वो बच्चे पर असर करती है। तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे क्लब फूड जो होता है वो पैदाइश के टाइम हमें मिलता है टेरा पे, वो बड़े होकर वो तो फिर आप निगलेंस आ जाती है ना कि आपने इसको इग्नोर किया तो वो बड़े होकर बड़ों में वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो गई। उसको अगर उसी टाइम हम समझते चेक करते तो वो चीज़ उसको वहीं रोकी जा सकती थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बच्चों का तो आपने बता दिया कि उनकी क्या अलामात होती हैं, उसके बाद जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट से जो है वो रब्ता किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े होते हैं अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल जो वो डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, तो नौजवानों को नहीं समझ में आता कि वो स्ट्रेस में है या उनके अंदर कोई अलामात हैं जिसके बाद जो उन्हें फिजियोथेरेपी की जो है वो सख्त ज़रूरत है। तो बड़ों के लिए बताइएगा कि वो कब जो है फिजियोथेरेपी जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी रूटीन, उनको अपनी रूटीन चेक करनी चाहिए कि अगर उनकी रूटीन ये है 9 to 5 वो ऑफिस वर्क जा रहे हैं, वो कंटिन्यूस लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी नेक में स्टिफनेस आएगी। और उस चीज़ को वो इग्नोर कर रहे हैं ये कह के कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हल्का सा दर्द है वो बाद में हम ठीक कर लेंगे। नहीं, उसको उसी वक्त फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए, उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि भाई क्यों हो रहा है। उसको जैसे कंटिन्यूस बैठने की वजह से बैक पेन होता है तो वो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आपको अपनी रूटीन चेंज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप अपनी रूटीन को बैलेंस करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें और फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें। जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी कम रखेंगे उतने ही आपकी बॉडी इस चीज़ को इफेक्ट करेगी और आपके दर्द जैसे फ्रोजन शोल्डर जिसे हम कहते हैं बहुत कॉमन कंडीशन है। लोग हमारे पास औरतें आती हैं ये कह के आती है कि हमने अपनी जवानी में इतना काम किया था, हम सिलाई कर रहे होते थे, कपड़े ईजिली धो रहे होते थे, लेकिन अभी हम बुढ़ापे में आकर हमारे हाथ जाम हो गए। जाहिर है जब आप इतना हेक्टिक रूटीन अपनी रखोगे तो फिर इन दी एंड आपको वो चीज़ आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करेगी। उस वक्त ना सही लेकिन कुछ टाइम बाद वो ज़रूर उस चीज़ पर रिएक्ट करेगी। तो आपको अपनी रूटीन बैलेंस करनी है। जी डॉक्टर ऊषा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सिम्टम्स क्या हैं कि बड़ों को जो है वो अलामात ज़ाहिर हो तो उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो कि अब हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। ऐसे कोई ख़ास अलामत वही पेन वाली कंडीशन जो सबसे पहले कि हमें दर्द होने लगता है तो उसको हम क्या करें, वो दर्द को वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है अभी हो रहा है दर्द, काम की वजह से उसको छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो कंटिन्यूस दर्द हो रहा है उसके बाद उनकी स्वेलिंग हो रही है कंडीशन में पेन की वजह से, उस वक्त हमें करनी चाहिए, उनको नोटिस करनी चाहिए ये चीज़। लोग डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अगर उनको सर दर्द हो रहा है लेकिन उनको ये लग रहा है ये सर दर्द सिर्फ डिप्रेशन और उस चीज़ की वजह से इग्नोर करें, नहीं पहले प्रॉपर कंसल्ट को दिखाएं, क्या पता वो आपका सर्वाइकल रिलेटेड इशू है, उसका चेक करवाएं प्रॉपर। जब तक आप चेक नहीं कराएंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप हमारे पास डिप्रेशन की कंडीशन में जब बच्चे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सर दर्द होता है, स्ट्रेस आ रहा होता है ना, गर्दन जो होती है वो स्टिफ हो जाती है और पट्टे जो हैं वो अकड़ जाते हैं। उस कंडीशन में आपको फिजियो करानी चाहिए कि आपके पट्टे अकड़े हुए हैं उनको रिलैक्स करें तो आपका खुद ब खुद सर दर्द रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहबा अक्सर जो है वो डिलीवरी केसेस में जो है वो डिलीवरी के बाद जो है वो जो ख़वातीन होती हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा होता है और इसके अलावा गैप भी आ जाता है, तो क्या समझती हैं उसके बाद जो है उनको क्या करना चाहिए? हमारे पास जब हम हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे होते हैं कि पेशेंट की जब डिलीवरी हो जाती है विद इन 12 आवर ही हम उनकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। हम अब खुद ही हमारे पास अब हॉस्पिटल्स में इतनी अवेयरनेस हो चुकी होती है कि खुद ही हम डॉक्टर से रेकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी फ़ौरन शुरू करें। लेकिन यही होता है ना कि वो कहते हैं कि नहीं हमने डिलीवरी कर दी है, जब हम डिलीवरी कर सकते हैं तो हमारे पास रीढ़ की हड्डी इस कदर इफेक्ट नहीं होती। लेकिन नहीं, आपको फिजियो करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि वो दर्द जो है वो कम हो सके। लेकिन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती यहाँ पे कि वो उस दर्द को उस तरह से लें। अगर जब हम उनको एक्सरसाइज भी गाइड करते हैं तो वो कहते हैं नहीं ठीक है हम चल फिर पा रहे हैं, हम अभी खुद चल के वॉशरूम गए। डेफिनेटली आप वॉशरूम गए हैं, आप चल के आपने डिलीवरी दी है तो चलने की वजह से वो सब हो रहा है। लेकिन जब आप प्रॉपर फिजियो नहीं कराएंगे तो आपके वो मसल्स इन दी एंड इन फ्यूचर उस चीज़ पर इफेक्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन के बाद जब ख़वातीन को जो वो कमर में दर्द होता है तो उसके लिए क्या वो मेडिटेशन कर सकती हैं या फिजियोथेरेपी उनके लिए ज़रूरी है? उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टेड होती है एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन, क्योंकि वो आपका डिलीवरी का दर्द है, वो मसल्स जो होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो इफेक्ट हुई हुई होती है, उस पर जोर लगा हुआ होता है। तो अगर उस कंडीशन में आप मसल्स को रिलैक्स की ज़रूरत होती है, वो मेडिकेशन से डेफिनेटली ट्रीट हो सकती है, लेकिन मेडिकेशन एक लिमिट तक हमेशा लेनी चाहिए। जो काम फिजिकल एक्टिविटी से ट्रीट हो सकता है उसको फिर मेडिकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस दौरान अगर आप 1 वीक या 2 वीक भी प्रॉपर वो अगर अपने आप को टाइम दें और फिजियो प्रॉपर करें खुद ही तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
अच्छा, ये बताइएगा कि कितने अरसे बाद जो है फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट से जो है वो राब्ता कर सकती हैं, और जो घर के काम हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है बेड रेस्ट पर रहती हैं, तो उससे कितने अरसे के बाद उन्हें घर के कामों की तरफ जो है वो जाना चाहिए? देखिए, काम डिपेंड करता है कि किस तरह का काम है, और एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी जैसे मैंने आपको बताया कि वार्ड में हम 12 घंटे बाद ही पेशेंट को विजिट करते हैं कि उसको फिजियो करा सकें। तो ये तो बिल्कुल नहीं कि अभी अब डिलीवरी हुई है तो अभी हम 2-3 हफ्ते रुक जाते हैं फिर फिजियो कराते हैं, अभी स्टिचेस हैं वो इफेक्ट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना पेन रिलीफ होगा, क्योंकि पेन जितना पुराना हो जाता है, दर्द जितना पुराना होता है, वो उतना ज़्यादा आपके लिए मसाइल का बायस बनता है। तो इस कंडीशन में वही कि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। और हर सवाल के घर के काम वगैरह वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, अगर आपको बैक पेन है, आपको दर्द हो रहा है, आप इसके बावजूद झुकने वाली चीज़ें कर रही हैं, आप भारी भरकम बाल्टी उठा रही हैं पानी की, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है। तो उसको जब पेन सबसाइड हो तब वो चीज़ एक्टिविटीज़ करें। अच्छा डॉक्टर उषा, ओके। अब बहुत ही ज़्यादा हमारा जो है वो दिलचस्प टॉपिक है, इस पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म होने को है। तो लास्ट में डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई मैसेज देना चाहेंगे ख़वातीन को या हमारे नाज़रीन को? देखें, अपनी हेल्थ को बहुत लाइटली ना लें। अगर आपके हल्के से सिम्टम्स, पेन्स वगैरह होते हैं या आपको दर्द होता है, तो आप उसको अपने ऊपर केयर करें, अपनी रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ही सबसे ज़्यादा अच्छी होती है बतौर दिसबर कि आप मेडिसिन से अपने आप को ट्रीट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर उषा ताराचंद हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि पीडियाट्रिक थेरेपी क्या है, और बच्चों की बेहतर नशोनुमा और सेहत जो है वो किस कदर अहम है, और वालिदैन में इसका कितना किरदार जो है वो अहम है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इतनी मुफीद और मालूमाती बातों से जो हमें आगाह किया। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी मेज़बान कंवल जतोई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।